क्या आपके गॉल ब्लैडर की सर्जरी हो चुकी है? क्या सर्जरी के बाद भी आपको डाइजेशन प्रॉब्लम्स जैसे डायरिया जैसी समस्याएं रहती हैं? तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आज हम बात करेंगे कॉलीसिस्टेक्टमी यानी गॉल ब्लैडर के रिमूवल के बाद होने वाली समस्याएं। बहुत लोग सोचते हैं कि गॉल ब्लैडर निकलवाने के बाद सब समस्याएं ठीक हो जाएंगी, लेकिन ये सच नहीं है। सर्जरी के बाद अपनी अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए ये जानने के लिए कि कॉलीसिस्टेक्टमी के बाद क्या समस्याएं होती हैं। तो कॉलीसिस्टेक्टमी क्या है? कॉलीसिस्टेक्टमी एक सर्जरी है जिसमें गॉल ब्लैडर यानी पित्त की थैली को सर्जरी द्वारा निकाल दिया जाता है। और ये क्यों निकाला जाता है? क्योंकि पित्त की थैली में जब पथरी बन जाए और ये आपको परेशान करने लगे तो इसे रिमूव ही करना पड़ता है। तो समझते हैं कि अगर आपकी पित्त की थैली निकल चुकी है तो क्या काम था इस पित्त की थैली का? तो गॉल ब्लैडर का मेन काम है लिवर से बनने वाले बाइल को स्टोर करना, बाइल को कॉन्सेंट्रेट करना। जब आप फैटी फूड खाते हैं तो ये बाइल को रिलीज करता है ताकि फैट को डाइजेस्ट किया जा सके। जब गॉल ब्लैडर निकल जाता है तो ये सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, तो लिवर उसे स्टोर करने के बजाय डायरेक्टली इंटेस्टाइन्स में रिलीज कर देता है, जिससे इंटेस्टाइनल इरिटेशन होती है और कुछ समस्याएं होने लगती हैं। सबसे पहले है पोस्ट कॉलीसिस्टेक्टमी सिंड्रोम, यानी सर्जरी के बाद जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें कहते हैं पोस्ट कॉलीसिस्टेक्टमी सिंड्रोम। और ये काफ़ी लोगों में होती है, जैसे पेट में दर्द रहना, खासकर ऊपर की तरफ, डाइजेशन में प्रॉब्लम्स होना, कई बार डायरिया, लूज मोशंस, गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी, हार्टबर्न और फैटी फूड्स डाइजेस्ट न कर पाना, इनफैक्ट वीकनेस और फटीग जैसी समस्याएं भी। अब हम डिटेल में बात करेंगे कॉलीसिस्टेक्टमी के बाद होने वाली कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स। सबसे पहली है डायरिया या लूज मोशंस। ये सबसे कॉमन समस्या है। गॉल ब्लैडर नहीं है तो बाइल कंटिन्यूसली इंटेस्टाइन में जाता है और कॉन्सेंट्रेटेड बाइल नहीं होने के कारण इंटेस्टाइन्स को इरिटेट करके लार्ज इंटेस्टाइन्स में पानी एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, जिससे दिन में 3 से 4 बार लूज मोशंस होते हैं। और खासकर फैटी फूड खाने के बाद अर्जेंसी फील होती है और कभी कभी कंट्रोल भी नहीं होता, और कुछ लोगों में तो कुछ हफ्ते से लेकर महीनों तक ये समस्या चलती है। दूसरा है फैट माल अब्जॉर्प्शन। बाइल की कमी के कारण फैट डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जिसके कारण फैट का ब्रेकडाउन नहीं होगा और फैटी स्टूल, चिपचिपा मल यानी स्टूल में ऑयल का आना। विटामिन डिफिशियंसी जैसे ए, डी, ई के जैसे विटामिन जो हमारी स्किन, बोन्स और विजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइजेस्ट नहीं हो पाते। प्रॉब्लम नंबर 3, बाइल रिफ्लक्स यानी गैस्ट्राइटिस। बाइल स्टमक में वापस आ जाता है, और ये क्यों होता है? बाइल डक्ट से बाइल डायरेक्टली फ्लो होता है, जिसके कारण स्फिंक्टर कंट्रोल नहीं हो पाता और वो स्टमक में वापस आ जाता है, जिससे अक्सर मरीज को सीवियर हार्टबर्न, स्पेशली जब वो रात को खाने के बाद सोते हैं, तो एक हार्टबर्न या नोजिया। तो कई बार रात को 2 से 3 बजे के करीब मरीज उठते हैं, जिसके कारण उन्हें नोजिया, एसिडिटी या कई बार उल्टी जिसमें हरा या पीला सिक्रीशंस भी होते हैं। ये एसिड ज़्यादा बनने के कारण होने लग जाता है। अब एक जो बहुत कॉमन समस्या देखी जाती है वो है गैस और ब्लोटिंग की। फैट डाइजेस्ट नहीं होता प्रॉपर्ली और अनडाइजेस्टेड फैट बैक्टीरिया को फीड करता है। बैक्टीरिया गैस प्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण पेट में फुलाव, गैस बनना, डिस्कम्फर्ट, इनफैक्ट खाना खाने के बाद ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। 5वीं प्रॉब्लम है परसिस्टेंट पेन। कुछ लोगों में सर्जरी के बाद भी पेन रहता है, यानी बाइल डक्ट में या तो कई बार रिमेनिंग स्टोन्स रह जाएं, या बाइल डक्ट के स्ट्रक्चर में नैरोइंग हो, या फिर कोई और डाइजेस्टिव इश्यूज जो मिसडायग्नोज हो जाते हैं, जिनके कारण दाएं साइड पे ऊपर दर्द कमर की तरफ रेडिएट करता हुआ खाने के बाद अक्सर वर्सन होता है, और साथ में नोजिया और वॉमिटिंग भी। ये एक समस्या कॉमनली बहुत सारे लोग गॉल ब्लैडर सर्जरी के बाद लेकर पहुंचते हैं और ये अनडायग्नोज्ड रहती है। अब आती हैं लिवर संबंधित समस्याएं। क्योंकि गॉल ब्लैडर निकला है तो लिवर भी इम्पैक्ट होता है, जिसके कारण मरीज में फटीग, कमजोरी, खाने की तरफ उसका झुकाव नहीं रहता। कई बार जॉन्डिस और डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंसेस भी देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ विटामिन डिफिशियंसीज, जैसे मैंने बताया कि विटामिन ए, डी, ई के, जो कि आपकी मसल वीकनेस, आपकी बोन्स, आपके जॉइंट्स के लिए बेहद ज़रूरी है, तो इन विटामिन की भी डिफिशियंसीज होती है। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमारा ट्रीटमेंट प्लान होना चाहिए?
कैसे हम इन समस्याओं से निपट सकते हैं। हम गॉल ब्लैडर की सर्जरी को नहीं रोक पाते क्योंकि गॉल ब्लैडर में जब स्टोन्स बनते हैं तो वो सिस्ट में जा सकते हैं और हमें सर्जरी करानी ही पड़ती है। तो अब हम इन सिचुएशंस को कैसे हैंडल करेंगे, तो अब जानते हैं इनका ट्रीटमेंट प्लान। तो अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम जानते हैं हमारा ट्रीटमेंट प्लान, कैसे हम नेचुरल तरीके से अपने डाइट और लाइफस्टाइल में चेंजेस लाके अपनी इस समस्या को हल कर सकते हैं। तो डाइजेशन को अडेप्ट करने के लिए सर्जरी के बाद थोड़ा समय लगता है, तो उसके लिए अपनी डाइजेस्टिव पावर को बढ़ाएं, अपनी अग्नि को प्रदीपन करें, छोटे छोटे इंटरवल्स पर थोड़ा थोड़ा खाना खाएं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हर्बल फूड के थ्रू, खाने के थ्रू, हर्ब्स के थ्रू अपनी एंजाइम्स को डाइट में बढ़ाएं। स्टेप 2, बाइल फ्लो को रेगुलेट करने के लिए कुटकी, भूमि आंवलकी और पुनर्नवा जैसी हर्ब्स को इस्तेमाल करें। ये आपके लिवर की स्वेलिंग को कम करेंगी और आपके लिवर को भी प्रोटेक्ट करेंगी। स्टेप 3, डायरिया को कंट्रोल करें। डायरिया को कंट्रोल करने के लिए कुटजरिष्ट या दाढ़ी मस्तक चूर्ण या बिलवादी चूर्ण का सेवन करें। ये दवाइयाँ, ये हर्ब्स आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करेंगी, आपके लूज मोशंस को होने की रोकेंगी और साथ ही साथ मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करेंगी। कुछ लोगों में लूज मोशन की जगह कॉन्स्टिपेशन भी देखा जाता है आफ्टर गॉल ब्लैडर सर्जरी। तो अगर आप में लूज मोशन की जगह कॉन्स्टिपेशन आ रहा है तो आप मेरी कॉन्स्टिपेशन वाला वीडियो देखें। साथ में आप इसबगोल को रात को दूध के साथ लें, ये लैक्सेटिव की तरह आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो अब बात करते हैं कि फैट डाइजेशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। पेनक्रियाटिक एंजाइम्स के नेचुरल सोर्सेज हैं पपाया। पपाया में है पपायन एंजाइम जो फैट को डाइजेस्ट करता है, तो डेली खाएं पपाया या पपाया एक्सट्रैक्ट लें। पाइनएप्पल जिसमें ब्रोमेलिन एंजाइम है, ये भी डाइजेशन में बहुत हेल्प करेगा। साथ में लें द्राक्षारस्ट, ये आपकी भूख भी बढ़ाएगा और डाइजेशन को भी इम्प्रूव करेगा। 15 से 30 ml दिन में 2 बार खाने के बाद लें। अब बात करते हैं बाइल रिफ्लक्स को कैसे मैनेज करें। इसके लिए कूलिंग हर्ब्स लें जैसे यष्टि मधु, शतावरी, गुलकंद, नारियल पानी। इनका कूलिंग इफेक्ट है और ये आपके पेट को कूल करेंगे जिससे एसिड कम बनेगा। तो एक बहुत अच्छी हर्ब है अविपत्तिकर चूर्ण। ये हाइपर एसिडिटी के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसका प्रयोग भी आप अपने डॉक्टर की सलाह लेकर ज़रूर कर सकते हैं। साथ ही साथ गैस और ब्लोटिंग को कम करने के लिए हिंगवाष्टक चूर्ण लें। ये नेचुरल हर्ब्स में पुदीना, धनिया, इनकी चटनी बनाकर ये भी साथ में आप ले सकते हैं। विटामिन डिफिशियंसीज दूर करें। विटामिन ए के लिए कैरेट, स्वीट पोटैटो, पपाया और मैंगो लें। विटामिन डी के लिए मॉर्निंग सनलाइट, विटामिन D3 सप्लीमेंट्स। विटामिन ई के लिए आलमंड्स, वॉलनट, सनफ्लावर सीड्स और विटामिन के लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ब्रोकली इत्यादि लें। पोस्ट कोलिसिस्टेक्टमी डाइट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो अपनी डाइट को रेगुलेट करने के लिए क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, उसके लिए ओट्स, दलिया, ब्राउन राइस, होल ग्रेन रोटी, वेजिटेबल्स, फाइबर, लॉट ऑफ फ्लूइड्स, ये आपकी डाइट में अधिक से अधिक होने चाहिए। सब्जियों में आप सारी हरी सब्जियां खा सकते हैं। फ्रूट्स में स्पेशली पपाया, एप्पल, बनाना, इन फ्रूट्स का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। प्रोटीन्स को अपने डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करें जैसे मूंग दाल, चना दाल, स्प्राउट्स। हेल्दी फैट्स को अपने डाइट में ज़रूर लें जैसे देसी घी लेकिन कम मात्रा में, ऑलिव ऑयल, फ्लैक्सीड ऑयल और साथ ही साथ कर्ड का भरपूर सेवन करें। कर्ड के साथ वेजिटेबल्स या बटर मिल्क या फर्मेंटेड राइस वाटर ज़रूर लें एज अ प्रोबायोटिक। क्या नहीं लेना है वो है हाई फैटी फूड्स, डीप फ्राइड फूड्स। फुल फैट मिल्क भी आप अवॉइड करें, मिल्क प्रोडक्ट्स अवॉइड करें। क्रीम, बटर, चीज़, हैवी स्वीट्स, बेकरी आइटम्स, इन सब को बिल्कुल ना लें। जो भी इजी टू डाइजेस्ट फूड हैं सिर्फ उन्हीं को अपनाएं। अब सबसे ज़रूरी बात कि कब हमें डॉक्टरी सलाह की ज़रूरत है। तो अगर आपको वार्निंग साइंस दिखते हैं जैसे सीवियर एब्डोमिनल पेन जो बढ़ता जाता है, कोई हाई फीवर विद चिल्स आ रहे हैं, जॉन्डिस है, डार्क कलर्ड यूरिन आ रहा है, परसिस्टेंट वॉमिटिंग है या कोई वॉमिटस में ब्लड आता है, वेट लॉस हो रहा है, कुछ खा नहीं पा रहे हैं, सीवियर वीकनेस हो रही है, तो इन सब चीज़ों के लिए तुरंत अपने डॉक्टर को संपर्क करें। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसा एजुकेशनल कंटेंट हम आपके लिए लगातार लाते रहें। नमस्कार।